सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ। हम बात करने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विधि की उपधारणा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साक्ष्य अधिनियम की शायद लगभग 6-7 क्लास हमारी हो चुकी हैं। उसी से आगे आज हम चर्चा करते हैं। आइए, आज जो हमारे पास जो शब्द जो है वो है विधि की उपधारणा। तो विधि की उपधारणा दो प्रकार से मानी जाती है, ठीक है। तो विधि की उपधारणा निम्न दो प्रकार होते हैं इसके। कौन कौन से? एक तो खंडनीय, ठीक है, यानी कि खंडनीय उपधारणा, जिसको क्या है, किसी साक्ष्य को खंडित किया जा सकता है। दूसरा है अखंडनीय या निश्चायक उपधारणा, ठीक है। अब तो ये क्या है, विधि की दो उपधारणाएं होती है। एक तो खंडनीय उपधारणा, एक होती है निश्चायक यानी कि अखंडनीय, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, और खंडनीय वो जिसे तोड़ा जा सके भाई, ठीक है। आइए देखते हैं खंडनीय उपधारणा क्या है। इसे आप एक अस्थायी सच मान सकते हैं भाई। सच तो है लेकिन स्थायी सच नहीं है, वो क्या है, अस्थायी सच है। तो खंडनीय उपधारणा क्या है कि इसे आप अस्थायी सच मान सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है। कैसे तोड़ा जा सकता है, ये उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा शादी के बाद पैदा हुआ। अब कोई बच्चा वो शादी के बाद पैदा हुआ, तो कानून यह उपधारणा करेगा कि वह उसी पिता का बच्चा है भाई। अब शादी के बाद बच्चा पैदा हुआ पहले, ठीक है, कोई बच्चा शादी के बाद पैदा हुआ, ठीक है भाई, हो गया शादी के बाद, तो कानून यह उपधारणा करेगा कि वह उसी पिता का बच्चा है, ठीक है भाई। कानून तो कहेगा कि ये तो उसी पिता का बच्चा है, ठीक है भाई। लेकिन अगर कोई डीएनए टेस्ट या कोई ठोस सबूत लाकर यह साबित कर दे कि ऐसा मुमकिन नहीं था, तो कोर्ट अपनी उपधारणा क्या कर लेगा भाई, बदल सकता है। अगर डीएनए में मैच करवा दिया, डीएनए उससे नहीं मिला, तो क्या है, वो खंडनीय हो गया। जो तथ्य जो था क्या हो गया, खंडनीय हो गया, ठीक है। तो कोर्ट अपनी उपधारणा बदलेगा भाई। मुख्य बात यह शक का लाभ दूसरी पार्टी को मिल सकता है अगर वो सबूत दे दे तो, ठीक है। अब ऐसे मान लो कोई शादी हुई थी, शादी होने के 3 महीने के बाद क्या हो गया भाई, बच्चा हो गया। वैसे तो सामान्य जो गर्भावस्था जो हो 9 महीने के लिए होती है, लेकिन 3 महीने बाद बच्चा हो गया तो शक तो होना है, सीधी बात है। अब शक का लाभ क्या है, दूसरी पार्टी यानी कि उसका पति, वो क्या करेगा, वो या तो कोई ऐसा सबूत लागे जी, तो ऐसा तो सीधी बात है डीएनए टेस्ट करवाएगा। डीएनए अगर उससे मैच नहीं हुआ तो डीएनए मैच होगा कैसे। तो इस शक का जो लाभ जो है किसको मिलता है, दूसरी पार्टी को मिल सकता है अगर सबूत दे दे तो सबूत ठोस होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, खंडनीय उपधारणा। दूसरी है अखंडनीय उपधारणा यानी कि निश्चायक उपधारणा। इसका मतलब क्या है कि ये उपधारणा टूटती नहीं। अखंडनीय का मतलब ये खंडित नहीं होगी भाई, ठीक है। इसे आप अंतिम मोहर मान सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। अगर कोर्ट ने किसी मामले में कोई फैसला दे दिया या किसी दस्तावेज को निश्चायक सबूत माना है, तो आप उसके खिलाफ बहस नहीं कर सकते भाई, ठीक है। जैसे किसी आधिकारिक बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी तारीख को कोर्ट एक निश्चायक सबूत मान लेता है, ठीक है। अब आप उसके खिलाफ कोई तर्क नहीं दे सकते, वह सच ही माना जाएगा भाई, ठीक है। आई बात समझ में। तो अंतिम मोहर कोर्ट ने लगा दी कि हाँ ये अस्थायी क्या है, अखंडनीय सबूत है भाई। अब जन्म तिथि मान लो, जन्म तिथि किसने दी हुई है, तो प्रशासनिक है, लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर वो कोर्ट में मान रखा है, जन्म तिथि के बारे में कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ये निश्चायक सबूत है, ठीक है, स्थायी सबूत है, इसको आप तोड़ नहीं सकते, तो आप उस बारे में बहस नहीं कर सकते, ठीक है, तर्क नहीं दे सकते, वह सच ही माना जाएगा भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं अखंडनीय या निश्चायक उपधारणा भाई।
यहां बहस की गुंजाइश खत्म हो जाती है, लेकिन जो खंडनीय उपधारणा है यहाँ पे आप बहस कर सकते हैं, ठीक है। और बहस करके क्या है, कोर्ट की अपनी उपधारणा बदल भी सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बदल नहीं सकता, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6, जो बिल्कुल सरल शब्दों में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 ये कहता है साबित नहीं हुआ भाई, ठीक है। तो ये जो खंड है हमको बताता है कि साबित नहीं हुआ। कानून की नजर में सत्य के 3 दरवाजे को देखना होगा भाई, ठीक है। कौन कौन से हैं, आइए हम उनको देखते हैं भाई। तो साबित नहीं हुआ भाई, इसे आप संदेह का दायरा कह सकते हैं भाई, ठीक है। साबित नहीं हुआ था, ठीक है, संदेह में है भाई, या अधूरी तस्वीर कह सकते हैं इसको, ठीक है भाई। साबित तो 3 क्या बताए, सत्य बताए, एक तो है साबित, एक है ना साबित, एक है साबित नहीं हुआ। साबित में तो वो है मान लिया, हाँ भाई यही हुआ था। ना साबित में वो है, ठीक है, ना साबित में क्या है कि वो साबित ही नहीं हुआ। और साबित नहीं हुआ में क्या है, इसमें क्या है, शक है। आइए देखते हैं। तो साबित का मतलब है जज साहब को सबूत देखकर पूरा यकीन हो गया कि हाँ क्या घटना घटी थी भाई, ठीक है, तो हाँ पूरा यकीन हो गया। ना साबित में क्या है, जज साहब को सबूत देखकर पूरा यकीन हो गया कि घटना नहीं घटी है, ठीक है भाई। अब साबित नहीं हुआ में क्या है भाई, इसमें क्या है, जज साहब उलझन में है भाई, ठीक है। सबूत इतने कमजोर हैं कि वो न तो हाँ कह पा रहे और ना ही नहीं। फाइल अभी भी क्या है, अधूरी महसूस हो रही है। तो इसमें क्या है, साबित नहीं हुआ में नहीं तो जज साहब ये बोल सकते कि हाँ साबित हो गया, और नहीं ये बोल सकते कि ना साबित हो गया, ठीक है। इसलिए जज साहब उलझन में है, फाइल अभी अधूरी है भाई। तो तीनों क्या है, कानून की नजर में सत्य के 3 दरवाजे हैं भाई। और धारा 2 की उपधारा 1 का खंड जय ये बात बोलता है कि साबित नहीं हुआ के बारे में। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड जय क्या कहता है भाई, धर्म संकट क्यों है भाई यहाँ पे। अब जज साहब धर्म संकट में क्यों है, यहाँ पे साबित नहीं हुआ, धर्म संकट में क्यों। एक न्यायिक अधिकारी यानी कि न्यायाधीश का काम सत्य खोजना है, ठीक है। जब सबूत इतने अस्पष्ट हो कि न तो कोई ठोस सच सामने आ रहा और न ही झूठ साबित हो रहा, तो जज साहब उस तथ्य को साबित नहीं हुआ मानकर छोड़ देते हैं, ठीक है, कि ये साबित ही नहीं हुआ, इस पर बस क्या करनी। कानूनी नतीजा देखते हैं। कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है, क्या है, संदेह का लाभ, ठीक है। तो कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है। अब जज साहब ने किसी मैटर पर यह बोल दिया कि साबित नहीं हुआ, तो इसमें क्या है, कानून का एक सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। अगर कोई तथ्य साबित नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अभियोजन पक्ष अपने आरोप को सिद्ध करने में नाकाम रहा, यानी कि सरकारी वकील जो है अपना आरोप, जिस पर आरोप लगा है उस आरोप को साबित करने में नाकाम रहा है भाई, ठीक है। और ऐसे में फायदा किसको मिलेगा, ऐसे में फायदा जो अपराधी है, अभियुक्त है, उसको मिलेगा, सीधी बात है, ठीक है। एक केस मान लो, केस क्या है, केस ये है, कोई पुलिस अफसर है, उसके पास कोई शिकायत आती है, ठीक है। शिकायत आ गई कि किसी ने किसी का क्या कर दिया भाई, बलात्कार दिया, फलाने फलाने व्यक्ति ने कर दिया, ठीक है। तो पुलिस अफसर जो है उसको उठा के लाएंगे, जाएंगे, तो जाएंगे तो वहां पे अरेस्ट के कारण बताने पड़ेंगे, और अरेस्ट के कारण बताते नहीं, वो सीधा उसको उठा के ले आते हैं, ठीक है। नहीं अरेस्ट मेमो देते हैं, और वहां पे थाने में बैठ के अरेस्ट मेमो बना के उसकी
तलाशी तलाशी ले गए, मेडिकल भी नहीं करवाते उसको, रात को उठाया। और 48 घंटे के बाद, 48 घंटे 24 घंटे के बाद क्या, वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते हैं। तो जब चार्जशीट बन के आएगी तो ये क्या है, बात उठेगी। कौन सी, कि अरेस्ट मेमो कब दिया, गिरफ्तारी का कारण बताया नहीं बताया, रात को उठाया तो मेडिकल कहां पे करवाया। तो ये संदेह है, तो संदेह का लाभ किसको मिलेगा, हमेशा आरोपी को मिलेगा भाई। ठीक है, तो सरकारी वकील क्या है, वो साबित नहीं कर पाता। ठीक है, और साबित नहीं होता तो संदेह का लाभ किसको, आरोपी को मिलेगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या हजरत साहब धर्म संकट में है, तो सत्य को वो खोज रहे हैं, सत्य का पता, सत्य अभी तक स्पष्ट है नहीं कि हुआ क्या था। आइए आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए अब एक केस देखते हैं, इसमें आपको कथी साफ हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर आरोप लगा कि उसने रात के 10 बजे किसी को टक्कर मार दी। भाई कोई व्यक्ति, उसके ऊपर आरोप लगता है कि कार से वो जा रहा था और उसने क्या किया, किसी को टक्कर मार दी। मार दी, टाइम था रात का 10 बजे थी। साबित, पहली बात है सीस्ती 1 साबित। भाई वहां के सीसीटीवी कैमरे में साफ चेहरा दिख रहा है और गाड़ी नंबर मिल रहा है भाई, तो ये क्या हो गया, साबित हो गया कि हाँ इसी ने मारी टक्कर। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटा दो। ठीक है, साबित। अब बात करते हैं हम ना साबित। ठीक है, बात नंबर 2, टक्कर मारी व्यक्ति ने, आरोप है उस पर, क्लियर नहीं हुआ 10 बजे रात की। ना साबित का मतलब देखते हैं, गवाहों ने साबित कर दिया कि उस समय आरोपी अपने घर पर सो रहा था। भाई तो ना साबित हो गया, सीधी बात है, ना साबित हो गया। जब उस पर आरोप है कि 10 बजे इसने टक्कर मारी है और गवाह बोल रहे हैं कि ये तो अपने घर पे सो रहा था। ठीक है, तो क्या होगा, भरी निकलना हो, इस स्थिति को भी हटा दो। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जिस पर हम बात कर रहे थे। ठीक है, साबित नहीं हुआ भाई, धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ज। तो यहाँ पे साबित नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ साबित, आइए देखते हैं। कोई सीसीटीवी नहीं है भाई वहीं पे, तो वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं जहां पे टक्कर हुई थी। गवाहों के बयान आपस में विरोधाभास है, एक बोल रहा है कुछ, एक बोल रहा है घर पे था, एक बोल रहा है इसी ने मारी है, तो विरोधाभास हो गया कि टक्कर इसी ने मारी है, तो विरोधाभास हो गया। जज साहब को लग रहा है कि शायद इसने ही किया हो, अब जज साहब को लग रहा है हो सकता है इसने ही किया हो, पर उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि इसने ही किया था, क्योंकि सीसीटीवी है नहीं, गवाह विरोधाभास है, जिससे वो पूरी तरह कह सके कि हाँ इसी ने ही किया है। ठीक है, यह स्थिति साबित नहीं हुआ है भाई, तो यानी कि संदेह का लाभ किसको मिलेगा, इसमें जो आरोपी जो है उसको संदेह का लाभ मिलेगा भाई। ठीक है, ये आपने उदाहरण देखा। केस देखते हैं एक, नवल किशोर सोमानी बनाम पूनम सोमानी का केस में क्या बात थी, इसमें मामले का संदर्भ देते हुए एक कानूनी शिक्षक के तौर पर बात करते हैं। इसे सत्य की 3 सीढ़ियां मान लिया गया। तो इस केस में ये बात कही थी कि सत्य की क्या है, 3 सीढ़ियां हैं, कौन कौन सी, साबित, ना साबित और क्या है, साबित नहीं हुआ। ठीक है, तो नवल किशोर सोमानी बनाम पूनम सोमानी के केस में बात कही थी कि सत्य की क्या है, 3 सीढ़ियां हैं, कौन कौन सी, साबित, यह वह स्थिति है जहां सबूतों के आधार पर अदालत को यकीन हो गया कि घटना घटी है, यहाँ कोई संदेह नहीं है भाई। ठीक है भाई, ना साबित पक्का झूठ है भाई, यह वह स्थिति है जहां अदालत के सामने आए सबूतों को से यह साफ हो गया कि जो दावा किया गया था वह बिल्कुल क्या है, गलत, अदालत मान लेती है कि वह घटना कभी हुई नहीं थी। ठीक है भाई, और तीसरी स्थिति क्या है, हमने बताया कि साबित नहीं हुआ, अधूरा सच या संदेह। इसका मतलब है कि वादी अपने वादों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया। ठीक है, ना साबित का मतलब है वह चीज गलत साबित हो गई। ठीक है, जबकि साबित नहीं हुआ का मतलब है कि वह अधूरी रह गई। ना साबित का तो मतलब सीधा ही है कि वो बात गलत साबित हो गई। ठीक है, जो दावा किया जा रहा था वो गलत साबित हो गया। लेकिन साबित नहीं हुआ का मतलब क्या है, थोड़ा अलग है।
साबित नहीं हुआ का मतलब ये है कि बात अधूरी रह गई भाई, ठीक है, वह अधूरी रह गई है, वह सच भी हो सकती है और वह सच नहीं भी हो सकती, मानने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? आरोपी को। तर्क का नियम भाई, ठीक है। तो जो हमने केस बताया नवल किशोर सोमानी बनाम पूनम सोमानी, तो इसमें 3 सीढ़ियों के बारे में बात की गई थी, और एक जो है क्या इसमें तर्क दिए गए थे, तर्क का नियम दिया गया था। इस केस में क्या बात कही थी? साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ बराबर गलत नहीं है भाई, ठीक है। अगर कोई केस हार गया क्योंकि सबूत कम थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जो हुआ वह सच में नहीं हुआ था भाई, ठीक है। हो सकता है कि बात सच हो, लेकिन वह उसे कानूनी दस्तावेजों से साबित न कर पाया हो। तो बात यह है कि साबित नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ है गलत नहीं हुआ। हो सकता है उसके साथ गलत हुआ हो, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, तो वो कानूनी दस्तावेजों से केस हार गया, ठीक है। तो साबित नहीं हुआ का मतलब आप ये नहीं निकाल सकते कि उस व्यक्ति के साथ गलती नहीं हुआ था, गलत हुआ है उसके साथ है, हुआ होगा, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे, सबूत नहीं से थे, तो उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा आरोपी को मिला। जज साहब का विवेक, तर्क का नियम दूसरा, जज साहब का विवेक। धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ज के तहत जब जज साहब साबित नहीं हुआ कहते हैं, तो वे केवल यह कह रहे होते हैं कि मेरे पास इतने सबूत नहीं कि मैं इसे साबित मान सकूं, और न ही इतने सबूत हैं कि मैं इसे ना साबित यानी कि झूठा मान सकूं। अब जज साहब ये बात कह देते हैं कि साबित नहीं हुआ, ठीक है, कह दिया भाई जज साहब ने साबित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो जज साहब का मतलब ये है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, इतने सबूत नहीं है कि मैं इसको साबित मान सकूं, और इतने भी सबूत नहीं है मेरे पास कि मैं इसको ना साबित कर दूं, झूठा मान लूं, ठीक है। सबूत का भार भाई, बर्डन ऑफ प्रूफ, कानून में जो दावा करता है उसे ही साबित करना होता है, ध्यान रखना भाई। अगर वह सबूत लाने में नाकाम रहा तो वह साबित नहीं हुआ की श्रेणी में चला जाएगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। होस्टाइल गवाह क्या होता है भाई? होस्टाइल गवाह के बारे में हम चर्चा करते हैं। साबित नहीं हुआ की स्थिति में बात करते हैं। कानून की अदालत में जब जज साहब फैसला सुनाते हैं, तो वे केवल 2 ही चीजों के आधार पर फैसला सुनाते हैं। कौन कौन से आधार? या तो सबूतों से बात साबित हुई है, या फिर ना साबित यानी कि गलत साबित हुई है। लेकिन धारा 2 की उपधारा 1 का खंड ज इस तीसरी स्थिति का नाम लेता है जहां जज साहब खुद तय नहीं कर पाते कि सच क्या है, और वो बोलते हैं कि साबित नहीं हुआ, ठीक है। इसकी मुख्य बातें इस तरह समझते हैं। निश्चितता का अभाव भाई, इसमें क्या है? निश्चितता का अभाव है, ठीक है, निश्चित नहीं कर पाए कि हाँ यही है, यही हुआ था भाई। जब केस की पूरी फाइल पढ़ लेने के बाद जज साहब के मन में संदेह बना रहे, वे न तो पूरी तरह से हाँ बोल सके कि हाँ ये अपराध हुआ था, और न ही पूरी तरह से ना बोल सके। इसी झूलती हुई मानसिक स्थिति को कानून में साबित नहीं हुआ कहा जाता है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा, उदाहरण देखते हैं फिर से, यह बिल्कुल सटीक है। जब गवाह अपने बयानों से मुकर जाते हैं, तो अब बात आई थी यहाँ पे होस्टाइल गवाह। तो होस्टाइल गवाह कौन होगा? जब गवाह अपनी बातों से मुकर गया तो उसको बोलते हैं होस्टाइल गवाह, ठीक है, कि गवाह क्या हो गया? होस्टाइल हो गया, गवाह मुकर गया। तो अभियोजन पक्ष यानी कि सरकारी वकील, वादी की पूरी कहानी बिखर जाती है। तो जिस दम पे वो कूद रहा था, गवाही के दम पे कूद रहा था, वो गवाही मुकर गया यानी कि होस्टाइल हो गया, तो यहाँ पे पूरी कहानी बिखर गई, ठीक है। अब जज साहब के पास न तो कोई ठोस
गवाही बची है और न ही कोई सबूत है। ऐसे में जज साहब यह कह सकते हैं कि अभियुक्त ने कत्ल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसने ही किया हो। तो जज साहब यह नहीं कह सकते यहाँ पे कि अभियुक्त ने कत्ल नहीं किया भाई, ठीक है, क्योंकि सबूत नहीं है, उसके गवाह मुकर गए, पहले कुछ और बयान दे रहे थे, अब कुछ और दे रहे हैं। तो जज साहब यह नहीं कह सकते कि अभियुक्त ने कत्ल नहीं किया भाई, क्योंकि हो सकता है उसने किया हो, लेकिन वे यह भी नहीं कह सकते कि अभियुक्त ने कत्ल किया। दोनों में से कौन सी बात नहीं कह सकते वो, नहीं तो ये कह सकते कि अभियुक्त ने कत्ल नहीं किया, और नहीं ये कह सकते कि अभियुक्त ने कत्ल किया, क्योंकि साबित नहीं हुआ, क्योंकि साबित करने के लिए अब गवाह बचा ही नहीं है, गवाह जो थे वो मुकर गए, ठीक है। ये एक उदाहरण था। तो ये हॉस्टाइल गवाह जो होते हैं, जब मुकर जाते हैं जो गवाह, उनको हॉस्टाइल गवाह बोलते हैं। और तो अगर कोई गवाह मुकर गया तो जज साहब नहीं तो ये कह सकते कि अभियुक्त ने कत्ल नहीं किया, और नहीं ये कह सकते कि अभियुक्त ने कत्ल किया। परिणाम क्या होगा भाई इसका? तो परिणाम क्या होगा, जैसे शक में आ गए, डाउट में आ गए, तो सीधी बात है, आरोपी जो उसको संदेह का लाभ मिलेगा। संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है, चूंकि केस साबित नहीं हुआ, इसलिए अदालत को अभियुक्त को रिहा करना पड़ेगा, ठीक है। इसे निर्दोष होना नहीं कहते, बल्कि इसे दोष सिद्धि न होना कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये बात आ गई एक और, ठीक है। अब नहीं तो सबूत मिले, गवाह जो थे वो मुकर गए, तो इसको क्या निर्दोष होना नहीं बोलते इसको, ठीक है, क्योंकि पलड़ा अभी लटका हुआ है, ठीक है। निर्दोष होना नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे दोष सिद्धि न होना, कि आपके पास इस पर आरोप लगे थे, आरोप सिद्ध नहीं हुए भाई, ठीक है। ये आगे चर्चा करते हैं। इसे आप ब्लैक स्पॉट या अदृश्य तथ्य कह सकते हैं। साबित यानी कि रोशनी है, सब साफ दिख रहा है। ना साबित, ना साबित में क्या है, रोशनी है लेकिन सब साफ नहीं दिख रहा, कि वहां कुछ नहीं है, ठीक है। अब रोशनी है कहीं पे, तो वहां पे तो सब कुछ दिखेगा, तो ठीक है, साबित है। रोशनी है लेकिन साफ नहीं दिख रहा, तो उसको ना साबित बोलेंगे। वहां धूप अंधेरा है, वहां पे गुप अंधेरा है, जज साहब देख नहीं पा रहे कि वह सच खड़ा है या झूठ है, अंधेरे में वे किसी को सजा नहीं दे सकते भाई, इसको बोलते हैं साबित नहीं हुआ। आइए आगे चर्चा करते हैं। साक्ष्य बनाम एविडेंस बनाम प्रूफ, जो परिणाम, साक्ष्य बनाम परिणाम, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। साक्ष्य और परिणाम को एक ही समझते हैं, लेकिन एक कानून के विद्यार्थी के लिए इसमें जमीन आसमान का फर्क है, साक्ष्य और परिणाम। इसे आप इन तीन बिंदुओं से बात करते हैं, तीन बिंदुओं से समझते हैं। साक्ष्य क्या है? साक्ष्य साधन है, ये जो प्रूफ जो है, प्रमाण जो है, ये परिणाम है, सॉरी ये परिणाम बोल गए थे ऊपर। तो साक्ष्य बनाम प्रमाण, साक्ष्य क्या बताया, साधन बताया, और प्रमाण क्या है, ये परिणाम है, ठीक है। आइए बात करते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। साक्ष्य, साक्ष्य क्या है, तो वे ईंट, पत्थर, सीमेंट और गारा, ये उदाहरण है जिससे मकान खड़ा होता है, ठीक है। कोर्ट के सामने जो गवाह, दस्तावेज, वस्तुएं पेश की जाती हैं, वे सब क्या है भाई, साक्ष्य है। और जो प्रमाण जो है वो क्या है, वह है तैयार मकान, ठीक है। जब उन सभी ईंटों यानी कि साक्ष्यों को सही तरीके से जोड़ा जाता है, तो जो अंतिम सत्य यानी कि निष्कर्ष निकलता है, उसे ही क्या बोलते हैं भाई, प्रमाण बोलते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक। तो साक्ष्य प्रमाण में क्या अंतर है? साक्ष्य क्या है,
जैसे कोर्ट में कोई गवाह, कोई दस्तावेज या कोई वस्तु पेश की जाती है तो वो सब क्या है, साक्ष्य है। अब वो पेश क्यों किए गए, किसी को सजा दिलाने के लिए, ठीक है। तो उन सभी साक्ष्यों को, ठीक है, उन सभी साक्ष्यों को सही तरीके से जोड़ा जाता है, तो अंतिम सत्य यानी कि निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा हुआ होगा। तो अंतिम सत्य यानी कि निष्कर्ष निकलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, ठीक है। तो साक्ष्य और प्रमाण हमने देख लिए। उदाहरण की बात करिए हमने, तो उदाहरण देख लिए। उदाहरण में क्या था, जैसे हम घर बना रहे हैं, ठीक है, तो घर में बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, घर बनाने के लिए हमको ईंट चाहिए पहले तो, फिर पत्थर चाहिए, फिर सीमेंट चाहिए और फिर गार चाहिए, ठीक है। इन चारों चीजों से क्या बनता है, घर बनता है भाई, हमको पता है भाई। तो ये सब क्या है, साक्ष्य है भाई, ठीक है भाई। अब सीमेंट भी मंगा लिए हमने, पत्थर भी मंगा लिए, गार भी मंगा ली, तो अब हमने क्या किया, ये प्रमाण किया। क्या प्रमाण किया, हमने घर तैयार कर दिया भाई। तो घर तैयार, ये सभी चीजें मिली, ये सभी चीजें जुड़ी, तो क्या हुआ, घर का निर्माण हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ये प्रमाण कहते हैं, ठीक है। साक्ष्य वह औजार या कच्चा माल है, जो प्रमाण वह अंतिम नतीजा है जिस पर जज साहब पहुंचता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अपने समक्ष के विषय का दायरा, ठीक है। अपने समक्ष के विषय का दायरा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें। कानून की परिभाषा में साक्ष्य शब्द की एक सीमा है जो धारा 2 में दी गई है, लेकिन न्यायालय के समक्ष के विषय का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो न्यायालय के समक्ष जो विषय जो है उसका दायरा क्या है, बहुत बड़ा है। जज साहब सिर्फ फाइलों में लिखे शब्दों को ही नहीं देखते, बल्कि कोर्ट में खड़े व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव, उसकी घबराहट और कोर्ट द्वारा करवाई गई स्थानीय जांच और अभियुक्त की अपनी स्वीकृति को भी देखते हैं, ठीक है। तो अपने समक्ष के विषय, तो इसका मतलब यह है कि कानून की परिभाषा में साक्ष्य शब्द की एक सीमा है भाई। तो साक्ष्य शब्द जो है इसकी सीमा है भाई, ठीक है, जो धारा 2 में दी गई है। लेकिन न्यायालय के समक्ष के विषय का दायरा बहुत बड़ा है। अब न्यायालय के समक्ष आप जाएंगे तो जज साहब आपको देखेंगे, आपका हाव भाव देखेंगे, जब आप बोल रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे कि, तो हाव भाव से पता चल जाता है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। उसके हाव भाव कोर्ट द्वारा कार्रवाई कराएगी, कोर्ट द्वारा जो जांच करवाई गई उसके बारे में देखें। अभियुक्त की अपनी क्या देखेंगे भाई, स्वीकृति देखेंगे, कन्फेशन देखेंगे कि क्या क्या बात इसने कही है, भले ही तकनीकी रूप से ये साक्ष्य की परिभाषा में न आते हों, ठीक है। लेकिन जज साहब के दिमाग में सत्य तक पहुंचने के लिए ये सब का क्या है, सामग्री काम करती है, ठीक है। तो भले ही ये क्या है, साक्ष्य के रूप में नहीं आती हो, लेकिन जज साहब जब इन पर गौर करते हैं तो अपने दिमाग में क्या है, वो सच तक पहुंचने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। तर्क क्या है भाई, तर्क का स्थान। साक्ष्य में तर्क शामिल नहीं होता भाई। साक्ष्य तो बस एक जानकारी है, उस जानकारी को आपस में जोड़कर उसे तार्किक निष्कर्ष देना ही क्या है, जज साहब का काम है। कच्ची सामग्री यानी कि साक्ष्य, और जो प्रमाण जो है वो है साक्ष्य, और साक्ष्य में जुड़ जाता है जज साहब का तार्किक विवेक, तब निकल के आता है हमारे पास क्या, ये प्रमाण है। साक्ष्य वह कच्चा सामान है जिसे हम अदालत की दहलीज पर ले जाते हैं, लेकिन प्रमाण वह इमारत है जिसे जज साहब अपने विवेक और तर्क से उस सामान का उपयोग करके खड़ा करते हैं, ठीक है, जो हमने सामान न्यायालय को दिया है। अगर सामग्री कमजोर है तो इमारत, अगर साक्ष्य कमजोर है तो इमारत क्या होगी, प्रमाण खड़ा नहीं हो पाएगा भाई। और इसी को हम कहते हैं तथ्य साबित नहीं हुआ भाई, ठीक है, ध्यान रखना, तथ्य साबित नहीं हुआ बोलते हैं भाई इसको। अपने समक्ष के विषय का सरल अर्थ, कानून यह कहता है कि जज साहब जब किसी तथ्य को साबित घोषित करते हैं कि हाँ ये तथ्य साबित हो गया,
तो वे केवल उसी सामग्री पर निर्भर नहीं रहते जिसे तकनीकी रूप से साक्ष्य कहा गया है, तो वे अपने समक्ष के विषयों पर भी विचार करते हैं। जैसे व्यक्ति सामने आया, उससे हाव भाव देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, क्या क्या उसने बात कही है उनको सुनेंगे, उनको नोट करेंगे। तो ये भी क्या है, अपने समक्ष जो आए हुए विषयों पर भी जज साहब क्या करते हैं, गौर करते हैं। इसे 3 आसान भागों में बांटा गया। साक्ष्य बनाम विषय क्या है, आइए देखते हैं। साक्ष्य यह वो तकनीकी सामग्री है जिसे धारा 2 की परिभाषा में रखा गया है, जिसे गवाही दस्तावेज भाई, ठीक है। विषय क्या है, यह वो बड़ी टोकरी है जिसमें साक्ष्य के अलावा भी बहुत कुछ आता है। जैसे क्या क्या आता है, पक्षकारों की स्वीकृति, पक्षकारों ने क्या क्या बातें कही। अगर कोर्ट में खड़े होकर कोई व्यक्ति खुद मान ले कि हाँ मैंने ये किया है, तो भले ही वह साक्ष्य में नहीं आई, साक्ष्य में संकुचित परिभाषा में न आए, जज साहब इसे अनदेखा नहीं कर सकते भाई, ठीक है। न्यायालय का स्थानीय निरीक्षण भाई, जज साहब ने खुद मौके पर जाकर देखा भाई, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा बात को। मुद्रा या आचरण भाई, गवाही देते समय गवाह का कांपना, झूठ बोलने पर उसकी नजरें चुराना, यह सब जज साहब के सामने के क्या है भाई, विषय है भाई। तो इन पर भी कोई फैसला सुनाने के लिए, जो परिणाम पर पहुंचने के लिए, प्रमाण पर पहुंचने के लिए, इनको भी ध्यान में रखा जाएगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। विधानमंडल ने साक्ष्य शब्द क्यों लिखा है भाई? अब जो विधानमंडल जो है उसने साक्ष्य शब्द क्यों नहीं लिखा भाई, आइए ध्यान करते हैं। जो विधानमंडल जो है, विधानमंडल ने साक्ष्य शब्द क्यों नहीं लिखा? आपने बिल्कुल सही कहा, अगर विधानमंडल वहां सिर्फ साक्ष्य लिख देता तो जज साहब बहुत सीमित हो जाते भाई, ठीक है। वे उन चीजों को नहीं देख पाते जो साक्ष्य की परिभाषा में नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन सच तक पहुंचने के लिए जरूरी है भाई, इसलिए उन्होंने अपने समक्ष के विषयों लिखकर कोर्ट के विवेक का दायरा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे अपने समक्ष के विषय क्यों लिखे? अपने समक्ष के विषय इसलिए लिखे ताकि कोर्ट का दायरा बढ़े। अब उसके सामने जो व्यक्ति जो आया है, उसका हाव भाव, उसका कन्फेशन, कोर्ट में जो व्यक्ति आया है गवाही के लिए, उसका कन्फेशन और दोनों पार्टियों का कन्फेशन, ठीक है, कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या स्वीकृति दी है, क्या क्या बयान दिए हैं, उनको भी देखें। अगर यहाँ पे अकेला विधानमंडल ये लिख देता कि साक्षी शब्द है, तो जज साहब वहीं पे सिमट के रह जाते, साक्ष्यों को ही देख के क्या करते, फैसला देते। लेकिन यहाँ पे बहुत क्या है, इसका दायरा बढ़ा दिया, किसका, जो कोर्ट के विवेक का दायरा बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या शब्द यूज करके, कि अपने समक्ष के विषय शब्द यूज करके, कि कोर्ट के समक्ष कोई भी आएगा, न्यायालय के समक्ष कोई भी आएगा, न्यायाधीश जज साहब के समक्ष कोई भी आएगा, तो जज साहब उसके बारे में भी क्या है, अपने विवेक से गौर करके क्या है, उन तथ्यों से भी फैसला सुना सकते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण सीमा कानूनी रोक पर। आपने यहाँ बहुत गहरी बात कही है, भले ही कोर्ट के पास विवेक है लेकिन वह कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। तो कानूनी रोक भाई, तो यहाँ पे क्या है, कानूनी रोक है। भले ही विवेक है, ये बात कह रही कि अपने समक्ष के विषय, ठीक है, कानूनी विवेक है इसमें कोर्ट के पास, लेकिन सरकार यानी कि कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। पुलिस के सामने दिया गया एकबालिए बयान, कन्फेशन ऑफ पुलिस, कानूनन वर्जित है। अब पुलिस के सामने जो बयान दे दिया वो कानून वर्जित है, भले ही वह जज साहब के समक्ष आया हो, लेकिन जज साहब उस पर विचार नहीं कर सकते, ठीक है। कोर्ट अपने समक्ष के विषयों पर तो विचार कर सकता है, लेकिन अगर कानून किसी विषय पर विचार करने से मना कर दे तो जज साहब उसे नहीं छू सकते, ठीक है। अब कोर्ट के विषयों पर विचार कर सकता, कोर्ट में आके कन्विक्शन दे दिया तो बात अलग है, लेकिन पुलिस का जो है इकबालनामा वो क्या कानूनन वर्जित है, ठीक है। भले ही वह जज साहब के समक्ष आया हो, लेकिन जज साहब उस पर विचार
नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या पुलिस के सामने बयान दिया हुआ माना नहीं जाता। अदालत की कुर्सी पर बैठा जज साहब एक ऐसा चित्रकार है जिसे सच की तस्वीर बनानी है। साक्ष्य उसके रंग बुरस औजार है, लेकिन अपने समक्ष के विषय वो पूरी खुली आजादी है जहां उसे काम करना है भाई। ठीक है, वह सब कुछ देख सकता है, लेकिन उसे उन रंगों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है जिन्हें कानून ने वर्जित कर दिया। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। इसे आप सबूतों से मुक्ति करते हैं, मुक्ति कह सकते हैं। कानून का सामान्य नियम है कि जो दावा करेगा उसे साबित करना होगा, लेकिन अदालत का समय बचाने के लिए कुछ चीजों को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कानून का सिद्धांत है जिसने दावा किया है वो उसको साबित करेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको अदालत का समय बचाने के लिए साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण देखते हैं। अदालत मान लेती है कि इन्हें साबित करने के लिए किसी सबूत यानी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये या तो पहले से ही सच माने गए हैं या इतने स्पष्ट हैं कि उन पर बहस करना वक्त बर्बाद करना है। ये देखते हैं। स्वीकृति का तथ्य। जब दोनों पार्टियां वादी और प्रतिवादी किसी बात पर एक मत हो गए तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही एक मत है। उदाहरण देखते हैं। अगर वादी कहे कि मैंने अपनी कार बी को बेची थी और प्रतिवादी भी जवाब में कहे हाँ मैंने ए से कार खरीदी थी, तो दोनों सहमत हो गए। अब इन पर बहस करने से क्या फायदा, आगे की कार्रवाई देखो। तो अब कोर्ट में यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि कार बिकी थी या नहीं, दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया, तो कोर्ट इसे सत्य मानकर आगे बढ़ेगा भाई। बात नंबर 2, उपधारित तथ्य भाई। उपधारित जो तथ्य जो है वो क्या है? कानून खुद कुछ बातों को सच मान लेता है, इसे उपधारणा कहते हैं। तो कानून जो है वो खुद कुछ बातों को क्या मान लेता है, सच मान लेता है, इसको उपधारणा कहते हैं। क्या क्या है वो बातें, उदाहरण देखते हैं। अगर कोई बच्चा शादी के दौरान या शादी टूटने के 280 दिन के भीतर पैदा हुआ है तो कानून यह उपधारणा कर लेता है कि वह वैध बच्चा। ठीक है, 280 दिन का टाइम पीरियड है, तो ये क्या है, वैध बच्चा है। यहाँ कोर्ट सबूत नहीं मांगेगा, कानून ने इसे पहले ही साबित मान लिया है भाई, जब तक कि कोई इसके खिलाफ बहुत ठोस सबूत न दे। अगर बहुत ठोस सबूत दे दिए तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तथ्य जिनकी न्यायिक अवलोकना आवश्यक है। ये वे तथ्य हैं जो इतने सामान्य या सर्वविदित है कि हर कोई यहां तक कि जज साहब भी उन्हें जानते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। तो तथ्य जिनकी न्यायिक अवलोकना है, जिनको क्या है, ऐसे तथ्य जिनको सभी समाज में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, तथ्य जिनकी न्यायिक अवलोकना आवश्यक है। उदाहरण देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कौन है? सूर्य पूर्व से उगता है, ये सार्वजनिक सत्य है भाई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होती है भाई। जज साहब को यह साबित करने के लिए कोई गवाह नहीं चाहिए कि 26 जनवरी को सरकारी छुट्टी होती है, या भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, या राष्ट्रपति कौन है। कोर्ट अपनी न्यायिक जानकारी से इसे सच मान लेता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। साबित करने का मतलब भाई, अंधेरे में टॉर्च जलाकर ना, यानी कि लाइट जलाकर सच ढूंढना, इसको बोलते हैं साबित करना। ठीक है, लेकिन स्वीकृति तथ्य, उपधारित तथ्य और न्यायिक अवलोकन के वे तथ्य हैं जहां रोशनी पहले से मौजूद है। ठीक है, इसीलिए वहां टॉर्च यानी कि सबूत जलाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे टॉर्च जलाने की सबूत नहीं है, टॉर्च जलाने की क्या है, आवश्यकता नहीं है। तो ये जो स्वीकृति तथ्य जो हैं वो खुद स्वीकार कर लेते हैं दोनों पार्टियां। उपधारित जो तथ्य जो हैं
उपधारित जो तथ्य जो है, जो कोर्ट क्या है सच मानती है, तो उसमें क्या है सबूत लाने की जरूरत नहीं, उनको साबित करने की जरूरत नहीं। और न्यायिक अवलोकन वे तथ्य हैं जहां रोशनी पहले से मौजूद है, जिनको साबित करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट पहले से इनको मान लेता है कि हाँ ये ऐसे हुआ है। दीवानी बनाम आपराधिक मामले में मुख्य अंतर क्या है? विबंधन का खेल भाई, यह नियम केवल दीवानी मामलों में चलता है। इसका मतलब है कौन सा? विबंधन। तो यह नियम केवल दीवानी मामलों में चलता है। इसका मतलब है कि अगर आपने पहले कोई बात कही है तो आप अपनी ही बात से पलट नहीं सकते, ठीक है। लेकिन आपराधिक मामले में आप अपने हक के लिए अपनी दलीलें बदल सकते हैं या नई बात रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां मकसद सच तक पहुंचना है, ठीक है। चाहे वो पहले कहे गए किसी बयान के खिलाफ ही क्यों ना हो, तो आप बदल सकते हैं आपराधिक मामले। साक्ष्य के विशेष नियम, कानून के पास दो अलग अलग पिटारे हैं। पहला है दीवानी पिटारा, इसमें स्वीकृति चलती है, अगर पार्टी मान ले तो बात खत्म, ठीक है। और आपराधिक पिटारा, इसमें सस्वीकृति कन्फेशन चलता है। स्वीकृति और सस्वीकृति, इसमें कन्फेशन यानी कि मृत्युकालीन घोषणा और अभियुक्त का चरित्र जैसी गंभीर चीजें चलती हैं। यहाँ सबूतों का वजन बहुत भारी होता है, किसमें? आपराधिक मामले, ठीक है। ये आगे चर्चा करते हैं। संभाव्यता बनाम निश्चय भाई, यह सबसे बड़ा अंतर है दीवानी मामला भाई। जज साहब देखते हैं कि किसके पास सबूत का पलड़ा ज्यादा भारी है, संभावना किसकी है, किसके पास सबूत का पलड़ा भारी है। अगर 60% सबूत एक तरफ है तो फैसला उसी के हक में जाएगा। किस मामले में? दीवानी मामले में। आपराधिक मामले में यहाँ पलड़ा भारी होने से काम नहीं चलता, सबूत इतने पत्थर जैसे ठोस होने चाहिए कि जज साहब को 100% यकीन हो कि इसी ने अपराध किया। अगर 1% भी युक्तियुक्त संदेह रह गया तो अभियुक्त रिहा हो जाएगा भाई। आरोपी को क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा संदेह का। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो संभाव्य बनाम निश्चय, निश्चित सबूत वो होते हैं जिनमें क्या है? आपराधिक मामलों में जिसमें क्या 100% क्या है? युक्तियुक्त संदेह से बाहर हो। आइए आगे चर्चा करते हैं। नियमों की शक्ति पे दीवानी मामले, तो अब नियमों की शक्ति कैसी होती है दोनों मामलों में? आपराधिक में कैसी होती है और दीवानी में कैसी होती है? आइए देखते हैं। यहाँ पक्षकार आपस में बैठकर साक्ष्यों के नियम को थोड़ा नरम कर सकते हैं भाई। जज साहब भी लचीलापन दिखा सकते हैं, तो दीवानी मामले में आप श्री में बैठ के फैसला कर सकते हैं। लेकिन आपराधिक मामले में यहाँ नियम पत्थर की लकीर हमें। साक्ष्य के नियमों को न तो पक्षकार बदल सकते और न ही जज साहब जो वो बदल सकते। कानून की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी से निभानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ इंसान की आज़ादी दांव पर लगी होती है, ठीक है। आज़ादी दांव पर कैसे लगी है? अगर गलत साबित हो गया तो इंसान जेल में, तो आज़ादी क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। तो नियमों की शक्ति आपराधिक मामलों में ज्यादा है। दार्शनिक आधार क्या है भाई इनका? आपराधिक कानून का सबसे बड़ा सिद्धांत आपने बिल्कुल सही कहा, 10 दोषी भले ही छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इनका दार्शनिक आधार क्या है? आपराधिक जो कानून जो है इसमें एक बात कही गई है कि 10 दोषी भले ही छूट जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। एक निर्दोष व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए, छूटना नहीं, फंसना नहीं चाहिए। ये इसका क्या है? दार्शनिक आधार है आपराधिक मामले में, ठीक है। 10 दोषी भले ही छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ये क्या है? इसका दार्शनिक आधार है। दीवानी केस में क्या है दार्शनिक आधार? दीवानी केस में अगर फैसला गलत भी हो जाए तो सिर्फ पैसे या संपत्ति का नुकसान होगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आजादी का नुकसान नहीं है भाई। लेकिन आपराधिक केस में अगर एक निर्दोष को सजा हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी और समाज का कानून पर से भरोसा उठ जाएगा।
इसलिए आपराधिक मामलों में कोर्ट संदेह का लाभ हर हाल में अभियुक्त को देता है। ध्यान रखना, ये हर हाल में लाभ क्यों देता है, इसलिए देता है। ठीक है। दीवानी केस में जज साहब संभावना के तराजू पर तोलते हैं कि कौन सच होने से ज्यादा करीब है भाई। ठीक है। तो दीवानी मामले में क्या है, संभावना के आधार पर जज साहब मामले को तोलते हैं, लेकिन आपराधिक केस में जज साहब संदेह के तराजू पर तोलते हैं भाई। ठीक है। अगर संदेह है तो अपराधी जो है, आरोपी जो है, अभियुक्त जो है, उसको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा भाई। कि क्या कहीं कोई छोटा सा भी संदेह बाकी हो, बाकी तो नहीं, अगर है तो सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है। तो आपराधिक मामले में, दीवानी मामले में संभावना, और आपराधिक मामले में क्या है, संदेह के आधार पर देखते हैं। ठीक है। संदेह के तराजू पर तोलते हैं। तो आज जो है ये छोटे छोटे तथ्य जो थे आपके सामने पेश किए गए। संदेह का लाभ ध्यान रखना। ठीक है। और आपराधिक मामले, दीवानी मामलों में कैसे मामला चलता है, तो ये संभावना पर मामले चलते हैं, लेकिन आपराधिक मामले में क्या, संदेह का लाभ पर जो क्या मामला तराजू पर तोला जाता है, और संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। छोटे छोटे तथ्य थे। ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।